अपने पिछले वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारणों का अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम में हम अन्य कारणों का अध्ययन भी करेंगे। एक अन्य कारण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का है जाति विभेद की नीति। ब्रिटिश शासन ने भारतीयों के प्रति जाति विभेद की जो नीति अपनाई, उसके परिणाम स्वरूप भी भारतीयों के मन में अत्यंत असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। ब्रिटिश शासनकर्ता या अंग्रेज भारतीयों को आधे वनमानुष और आधे जंगली कहते थे। उनके मन में भारतीयों के प्रति घृणा और द्वेष का भाव था। मिस्टर गैरेट ने बताया कि अंग्रेजों का जो व्यवहार था उसके 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत थे। पहला, वे ये मानते थे कि एक यूरोपियन का जीवन अनेक भारतीयों के जीवन के बराबर है। दूसरा, उनका मानना था कि प्राच्य देशवासियों पर केवल भय के आधार पर ही शासन किया जा सकता है। और तीसरा, वो ये मानते थे कि वे यहाँ लोकहित के लिए नहीं वरन अपने निजी लाभ और ऐश्वर्य के लिए आए। भारत स्थित ब्रिटिश सरकार और अंग्रेजों की मनमानी तथा आतंकपूर्ण नीति भारतीयों को विशेष रूप से खटकती थी। 1872 के मालेरकोटला उपद्रव में बिना किसी अभियोग के निर्णय के 49 सिखों को तोप से उड़वा दिया गया। इसके विपरीत अगर हम देखें तो जो अंग्रेज भारतीयों के प्रति दुर्व्यवहार करते थे या बर्बरतापूर्वक व्यवहार करते थे या कोई भी अपराध अंग्रेजों के द्वारा हो जाता था, उनमें अंग्रेज अपराधियों को छोड़ दिया जाता था या मामूली से सजा देकर उन्हें रिहा कर दिया जाता था। जाति विभेद की इस नीति ने इन सभी घटनाओं में जातीय कटुता में वृद्धि की और परिणाम स्वरूप भारतीय जनता के मन में अंग्रेजों के प्रति द्वेष व्याप्त हुआ, अंग्रेजों के प्रति असंतोष व्याप्त हुआ और भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई। एक अन्य कारण राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का है यातायात तथा संचार के साधनों का विकास। 1860 और 70 के वर्षों में सड़क, रेल, डाक, तार, यातायात तथा संचार के साधनों के विकास ने भी राष्ट्रीय भावना की वृद्धि में सहायता की। इन साधनों के कारण भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले देश के जो भी शुभचिंतक थे वो आपस में मिलने लगे, देश की समस्याओं के बारे में विचार विमर्श करने लगे, देश के लिए, देश के भलाई के लिए, देश के हित के लिए योजनाएं बनाने लगे और जनता से सीधा और व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने लगे। परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता में राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति एकजुटता व्याप्त हुई और इस एकजुटता ने राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान करने का कार्य किया। एक अन्य कारण है विदेशी आंदोलनों का स्वस्थ प्रभाव। इटली, जर्मनी, रोमानिया, सर्बिया के राजनीतिक आंदोलन, फ्रांस में तृतीय गणतंत्र की स्थापना और इंग्लैंड में सुधार कानूनों का पारित होना इत्यादि घटनाओं ने भी भारतीयों के मनोमस्तिष्क पर स्वस्थ प्रभाव डाला। इन आंदोलनों के परिणाम स्वरूप भारतीयों के मन में अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए भी स्वप्न जागृत होने लगे और वो सोचने लगे कि हमें भी अब अंग्रेजों को यहाँ से निकालना है और अपनी मातृभूमि को, अपने देश को स्वतंत्र कराना है। तो इन आंदोलनों के परिणाम स्वरूप भी भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की भावना या राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होने लगी। एक अन्य कारण माना जा सकता है राष्ट्रीय आंदोलन का या माना जाता है राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का, वो है लॉर्ड लिटन की दमनपूर्ण नीति। लॉर्ड लिटन का शासनकाल माना जाता है 1876 से लेकर 1880 ईस्वी तक। लॉर्ड लिटन ने ऐसे कार्य किए जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीयता को प्रोत्साहन दिया, जैसे भारतीय नागरिक सेवा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष करने का कार्य लॉर्ड लिटन के शासनकाल में ही हुआ। इसका कारण भारतीयों को उच्च प्रशासनिक पद से अलग रखने की नीति थी। बाद में लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित करने के लिए दिल्ली में एक विशाल दरबार का आयोजन किया। ये शान और शौकतपूर्ण दरबार उस समय आयोजित किया गया जब दक्षिण भारत में भीषण अकाल पड़ा।
भारतीय समाचार पत्रों ने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई और एक समाचार पत्र ने तो यहाँ तक लिख दिया कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। यह दरबार एक और रूप में भारतीय राष्ट्रीयता के लिए वरदान साबित हुआ। किस रूप में? कि इस दरबार में बनर्जी एक प्रतिनिधि की हैसियत से शामिल हुए थे और जब वो इस दरबार में शामिल हुए तो उनके मस्तिष्क में एक बात आई कि यदि एक स्वेच्छाचारी वायसराय की प्रशंसा के लिए देश के राजा, अमीर उमराव एकत्रित हो सकते हैं, तो फिर देशवासियों को न्याय संगत ढंग से स्वेच्छाचारिता को रोकने के लिए क्यों नहीं संगठित किया जा सकता। तो इस कारण देश को संगठित करने, स्वेच्छाचारिता शासन के विरुद्ध देशवासियों को संगठित करने की भावना बनर्जी के मन में जागृत हुई। इसी वर्ष जब भारतीय जनता भूख से मर रही थी, भारत से इंग्लैंड को 80 लाख पाउंड अन्न का निर्यात किया गया। इधर अकाल पड़ा हुआ है, उधर शाही दरबार का आयोजन किया गया है, उधर अन्न का निर्यात किया जा रहा है, भारत में भूख से मर रही है जनता। तो इन सारे दृश्यों ने भारतीयों के मन में असंतोष के भाव को उत्पन्न किया। इसके अलावा लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान पर आक्रमण की नीति जो अपनाई, उससे भी भारतीय बड़े असंतुष्ट हुए, क्योंकि अफगानिस्तान पर आक्रमण करने से जो आर्थिक भार आया वह भारत की निर्धन जनता पर ही पड़ा। तो इससे भी भारतीय काफ़ी असंतुष्ट हुए। 1878 में भारतीय सेना को साइप्रस भेजने का कार्य भी भारतीय जनता के मन में असंतोष उत्पन्न करने का कारण बना। 1878 में लिटन के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया, जिसमें भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस कानून का बंगाल में बहुत विरोध हुआ और अंत में बाध्य होकर लॉर्ड रिपन को ये कानून रद्द करना पड़ा। लॉर्ड लिटन का एक अन्य कुत्सित कार्य जो था वो था भारतीय शस्त्र अधिनियम। भारतीय शस्त्र अधिनियम क्या था कि इस अधिनियम के अनुसार भारतीय बिना लाइसेंस के कोई भी शस्त्र नहीं रख सकते थे, जबकि यूरोपियन या एंग्लो इंडियन पर इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था। तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता ने इस कानून को अपना घोर अपमान समझा और जनता के मन में असंतोष व्यक्त हो गया। लॉर्ड लिटन की आर्थिक नीति ने भी भारतीयों में असंतोष उत्पन्न करने का कार्य किया और लॉर्ड लिटन ने क्या किया कि अपनी परिषद के अधिकांश सदस्यों की राय के विरुद्ध जाकर लंकाशायर के उद्योगपतियों के हितों की रक्षा के लिए विदेशी सूती कपड़े पर से आयात कर हटा दिया। इससे भारत के सूती वस्त्र उद्योग को बहुत हानि पहुंची और भारत सरकार की एक आय का एक बहुत बड़ा साधन भी समाप्त हो गया। लॉर्ड लिटन के उपयुक्त कार्यों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे तो वो यहाँ अप्रिय और बुरे काम करने ही आए हैं। लॉर्ड लिटन के इन सभी कार्यों के परिणाम स्वरूप भारतीय जनता का असंतोष बहुत अधिक उग्र हो गया और राष्ट्रीयता की भावना को बल मिला। एक अगला कारण है इल्बर्ट विधेयक संबंधी विवाद। इल्बर्ट बिल क्या था कि अब तक तो जातीय भेद की नीति के कारण भारतीय जज अंग्रेजों के मुकदमे सुन ही नहीं सकते थे, अर्थात भारतीय जज को अंग्रेजों के मुकदमे सुनने का कोई अधिकार नहीं था। लॉर्ड लिटन के बाद जब लॉर्ड रिपन आए तो उनके शासनकाल में 1883 में तात्कालिक विधि सदस्य मिस्टर इल्बर्ट ने व्यवस्थापिका परिषद में एक विधेयक रखा जिसमें भारतीय जजों को अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे सुनने का अधिकार देने का प्रस्ताव था, परंतु इस विधेयक को पेश होते ही भारत के समस्त अंग्रेजों ने इसका विरोध प्रारंभ कर दिया और विधेयक के विरुद्ध सारे अंग्रेजों ने संगठित होकर आंदोलन प्रारंभ कर दिया। अंत में ये निर्णय किया गया कि भारतीय जजों को अंग्रेजों के मुकदमे सुनने का अधिकार तो दिया जाए, परंतु ये शर्त लगा दी गई कि भारतीय जज उस मुकदमे की सुनवाई ऐसी जूरी की सहायता से करेंगे जिसमें कम से कम आधे सदस्य अंग्रेज। इल्बर्ट विधेयक संबंधी जो भी विवाद हुआ उससे भारतीयों को दो बातें सीखने को मिली। पहली तो यह है कि बिना संगठित रूप से आंदोलन
नहीं किया जाए, अर्थात कोई भी आंदोलन किया जाए तो संगठित होकर किया जाए। संगठित होकर अगर आंदोलन किया जाएगा तो ही आपकी मांग पूरी हो सकती है। और दूसरी बात जो भारतीयों को सीखने को मिली वो ये कि आंदोलन किस प्रकार किया जाए। एल्बर्ट बिल के विरोध में अंग्रेजों ने जिस प्रकार आंदोलन किया उनसे भारतीयों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एक विद्वान है सर हेनरी कॉटन, उन्होंने लिखा है कि इस विधेयक और इसके विरोध में किए गए आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीयता पर जो प्रभाव डाला वह प्रभाव विधेयक के मूल रूप से पारित होने पर कभी नहीं हो सकता। अगर एल्बर्ट बिल मूल रूप से पारित हो जाता कि उसमें भारतीय जजों को अंग्रेजों के मुकदमे सुनने का अधिकार था, तो अगर वह मूल रूप से पारित हो जाता तो भारतीय राष्ट्रीयता को उतना बल नहीं मिलता, भारतीय राष्ट्रीयता की भावना उतनी अधिक जागृत नहीं होती जितना कि उसके विरोध होने पर हुई है। क्योंकि उससे जनता ये समझ पाई कि अंग्रेज भारतीय जाति का हित कभी नहीं सोच सकते हैं, अंग्रेज भारतीय जाति को अपने समान कभी नहीं मान सकते हैं, वो भारतीय जाति को या भारतीयों को अपने से हीन ही मानते हैं। तो इन सभी बातों ने भारतीयों के मन में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न की। उपयुक्त सारे तत्व जो हमने पढ़े, सारे कारण जो हमने पढ़े 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर एल्बर्ट बिल तक, उन सभी कारणों ने भारत के लोगों में इस चेतना का विकास कर दिया कि भारत की जो भी दयनीय स्थिति है, भारतीयों की जो भी दुर्दशा है, उसके लिए ब्रिटिश शासन ही उत्तरदायी है। और अगर इस दुर्दशा का निवारण करना है, इस दयनीय स्थिति से उबरना है, तो इसका एक ही विकल्प है कि भारत से अंग्रेज़ों को भगाना, अंग्रेज़ों के चंगुल से भारत को स्वतंत्र कराना। और इस चेतना ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जन्म दिया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और जिसके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिली।